9 बजने वाले हैं और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अलीम अतहर। खबर सबसे पहले सिवान के महाराजगंज से, जहां गुस्साए हाथी ने साउंड ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह सड़क पर चलता हुआ हाथी अचानक सड़क किनारे ही खड़े साउंड ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। हाथी के अचानक बिगड़ने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची रही। खबर के मुताबिक शिव बारात का कार्यक्रम चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इसके बाद महावत ने सूझबूझ का परिचय देते हुए हाथी को कंट्रोल किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मृत्युंजय, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए अलीम, ये पूरा मामला महाराजगंज का है, जहां शिव बारात के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को रखा गया था और उस रास्ते से अचानक गजराज जा रहे थे, जो कि वो भी उसी बारात में शिरकत करने के लिए लाए गए थे। तो अचानक गजराज गुस्से में हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिए। लेकिन एक अच्छी खबर है कि कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली सिर्फ सड़क के किनारे खड़ा किया गया था। उस दौरान अचानक रास्ते से जाते वक्त जो गजराज थे अचानक गुस्से में हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। हालांकि इस घटना से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी जरूर हुआ, लेकिन महावत एक सूझबूझ का परिचय देते हुए गजराज को अपने कमांड में किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौरान वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे? क्योंकि अगर महावत ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर महावत ने अपना सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो एक बड़ी घटना सिवान के महाराज में घट सकती थी। लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी वहां पे, वहां कोई कुछ लोग नहीं थे। हालांकि जब गजराज सीधे रास्ते जा रहे तो वहां कुछ लोग जरूर थे, जो कुछ लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी थी। सुरक्षा कर्मी थे लेकिन कुछ दूरी पे थे। तो इस तरह से जो बड़ा हादसा होते सिवान में बचा है। महावत के सूझबूझ का परिचय देते हुए, चूंकि सड़क के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, उसी रास्ते से गजराज को बहावत ले जाया रहा था। तो अचानक गजराज गुस्से में आ गए और ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिए। अगल बगल कोई खड़ा नहीं था, चूंकि ट्रैक्टर ट्रॉली को ही शिव बारात में ले जाने के लिए खड़ा किया गया था और उस समय ये वाकया हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर हाजीपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर डांस का आयोजन किया गया। देर रात तक पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी डांसरों के साथ ठुमके लगाते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डांसर डांस कर रहे हैं और उनके साथ पुलिसकर्मी मस्ती में झूम रहे हैं। आयोजन की बात जब फैली तो किरकिरी होने लगी, जिसके बाद डांस के आयोजन को बंद किया गया। साउंड सिस्टम को सदर थाने की पुलिस ने जब्त कर लिया। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर किस तरह से महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन में जमकर ठुमके लगाते रहे और इस दौरान पुलिसकर्मी भी नाचते गाते नजर आए। लेकिन जब ये खबर फैली तो आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, क्या कुछ नजारा रहा। मानो सब ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कुछ हो गया हो। और तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पुलिस ने साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया है और आनंद फानंद में इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को बंद कराया गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर किसके आदेश पर यह आयोजन हुआ था, किसने आदेश दिया था, किसने परमिशन दी थी, आखिर नियमों को क्यों ताक पर रखा गया। सवाल यह भी है कि रात 12 बजे के बाद भी आयोजन आखिर क्यों होता रहा। क्या पुलिस लाइन में आयोजन होने से सभी नियम और कानून को मानने के लिए क्या पुलिसकर्मी बाध्य नहीं है? क्या पुलिस लाइन के अंदर हर चीज की छूट होती है?
कई ऐसे सवाल हैं जो इस आयोजन के बाद उठ रहे हैं और राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सवाल ये है कि क्या अगर किसी तरह का आयोजन पुलिस लाइन के भीतर पुलिस कर्मियों के लिए होता है तो हर तरह की छूट होती है? जो इस तरह का आयोजन होता रहा, हर नियम को, हर कानून को ताक पर रखा गया? जी बिल्कुल। देखिए, ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये पुलिस वालों की दबंगई है। ये कोविड-19 का सीधा गाइडलाइंस है, किसी तरह का कोई आयोजन नहीं करना जी। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस लाइन में खुलेआम जो है बार बालाओं का डांस हुआ और इसका कोई कहीं से परमिशन नहीं है, कहीं से कोई परमिशन नहीं लिया गया। तो इस तरह से खुलेआम जो सरकारी नियम है, जिन्हें पुलिस वालों की जिम्मेवारी है उन्हें करने का, वो खुद जो है ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पे उसकी माखौल उड़ाते नजर आए। ये रात के 12 बजे से अधिक समय तक कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ गीत संगीत के तेज धुन पर कार्यक्रम चल रहे थे और तमाम पुलिस वाले वहां मौजूद थे और सभी उस गीत संगीत के सुर लहरियों का मजा उठा रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का कोई परमिशन नहीं लिया गया। राजीव, परमिशन नहीं लिया गया, इस तरह का आयोजन किया गया, हर तरह से नियम को, कानून को तोड़ा गया। क्या पुलिस के आला अधिकारियों को उसकी जानकारी है और क्या आला अधिकारी ये मानते हैं कि जो भी इसके जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई होगी ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि कानून और नियम हर किसी के लिए बराबर होता है? देखिए, ये कार्यक्रम जो है जिला पुलिस एसोसिएशन के द्वारा किया गया है और साफ है कि जिला पुलिस एसोसिएशन के द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए उनके द्वारा ये दबंगई की गई और पुलिस लाइन में खुलेआम इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साफ है कि किसी तरह का आयोजन कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक इस तरह का कार्यक्रम नहीं करना है। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जो शोभा यात्राएं निकलनी थी उसको भी प्रतीकात्मक किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ का पुलिस एसोसिएशन है उसने पूरे नियम कानून को ताक पर इस तरह का कार्यक्रम किया है। इसकी जानकारी जब जैसे ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी को मिली है उसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई और जब पुलिस वहां पे सदर थाने की पुलिस को भेजी गई है तो आप जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से देखिए कि मंच खाली हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां कार्यक्रम देख रहे हैं वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। उसके बाद सदर थाने की वहां पुलिस पहुंचती है और जो वहां डीजे बज रहा था, वो जो साउंड बॉक्स था, उसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इसके खिलाफ जो है जो लोग भी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाई होनी चाहिए और एक मैसेज दिया जाना चाहिए उन पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि कानून को कोई भी तोड़े, किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल पर एक बाइक में आग लग गई। अचानक से आग लग जाने से थोड़ी देर के लिए पुल पर भगदड़ मच गया। हालांकि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। घटना के बाद 1 घंटे तक पीपा पुल पर परिचालन बाधित हो गया। आशंका जताई जा रही है कि बाइक के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और नरकटियागंज में सीमा विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस की लापरवाही से व्यापारी की जान गई है। ओवरब्रिज के नीचे कपड़ा व्यापारी गिर गए थे और हादसे में कपड़ा व्यापारी राजेश टिबड़ेवाल घायल हुए थे और समय पर उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। रेल पुलिस और शिकारपुर पुलिस सीमा विवाद सुलझाती रही। सूचना के बाद सीमा विवाद के चक्कर में पुलिस नहीं पहुंची। इसका इलाज नहीं कराया और जिंदा आदमी को मुंह आ दिया लोग। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन यहाँ से चला गया होगा, एक बात जान लीजिए। एक्सीडेंट होता है, लोग नहीं छूता है कि उल्टा केस हो जाएगा। हुआ ये है कि 5:30 पौने 6 का घटना है
यहाँ रेलवे परिसर के बीच में एक डेथ बॉडी पड़ा है। सूचनार्थ किया गया है, शिकारपुर थाना आया है, जीआरपी आया है, दोनों थाना आया है, देख के सिर्फ चला गया। अभी तक बॉडी पड़ी है, 8 सवा 8 होने जा रहा है। कितना घंटा हो गया लगभग? तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठने लाजमी भी है क्यों आखिरकार पुलिस इस तरह के मामले में सीमा विवाद सुलझाती नजर आती है। जानकारी के बाद भी पुलिस आखिर क्यों नहीं पहुंची? क्या सीमा विवाद सुलझाना जरूरी था या एक शख्स का जान बचाना जरूरी था? सवाल यह भी है कि क्या सीमा विवाद के चक्कर में पुलिसकर्मी या जो भी लोग हैं वो किसी की जान ले लेंगे? उनके लिए अहमियत यह है कि पहले यह साबित करें कि आखिर किसका दोष है, किसके सीमा में यह घटना घटी है, या पहले उनका फर्ज यह बनता है कि उसे अस्पताल में पहुंचाएं। और प्रफुल्ल जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, वाकई एक शर्मनाक घटना कह लीजिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, परिजन जिस तरह से कह रहे हैं, क्या ये पुलिसकर्मी, चाहे वो रेल पुलिसकर्मी हो, चाहे थाने की पुलिस हो, इस शख्स के मौत के जिम्मेदार नहीं है? जी बिल्कुल अली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये इंसानियत की मौत हुई है, एक इंसान की मौत नहीं हुई, एक इंसानियत की मौत हुई है। कि क्योंकि मानवता की दृष्टि से अगर देखें तो कोई भी पुलिस अगर पहले जो पुलिस पहुंचती है उसका ही दायित्व बनता था कि उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए, और अस्पताल में जाके उसका अगर इलाज संभव था या वो मर गया था तो फिर भी उसे 3 घंटे तक उसके हाल में नहीं छोड़ना चाहिए था। और ये पहले मैं बता दूं आपको कि रेल ओवरब्रिज के नीचे की ये घटना है और शिकारपुर। चलिए प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाला का यह मामला 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है। अवैध निकासी से जुड़े केस RC 47/96 में 10 महीने बाद सीबीआई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में घोटाले के एक आरोपी की ओर से बचाव के लिए गवाही नहीं हो सकी थी। इस मामले में लालू प्रसाद समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया है, जिसमें 37 आरोपियों का निधन अब तक हो चुका है, जबकि लालू प्रसाद समेत 110 आरोपियों पर सुनवाई जारी है। इस मामले में मुख्य आरोपी लालू प्रसाद का बयान दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में सीबीआई की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 100 से अधिक गवाह पेश किए जा चुके हैं। स्पेशल कोर्ट में सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हो रही है। पटना का गांधी सेतु पर कल दिन भर जाम लगा रहा, जिससे यात्री बेहद परेशान रहे। आलम यह रहा कि गाड़ियां यहां चल नहीं रही थी, बल्कि सरकती हुई दिखी। इसका असर 0 माइल से लेकर करमली चौक तक दिखा। हर दिन सड़क जाम की मुसीबत, आखिर कब मिलेगी इससे निजात? उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है पुल। कानफाड़ हॉर्न का शोर, धीरे धीरे सरकती या फिर कतार से खड़ी गाड़ियां, ऑटो और बसों में परेशान यात्री। ये तस्वीरें पटना से हाजीपुर की तरफ जाने वाली महात्मा गांधी सेतु पुल की है। जाम ऐसी मानो जिंदगी ही ठहर गई हो, लेकिन इंतजार के सिवाय कोई उपाय नहीं है। महाजाम जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग अब पूछने लगे हैं कि आखिर रोज रोज की सड़क जाम की समस्या से राहत कब मिलेगी। दरअसल गांधी सेतु पर पाया संख्या 9 के पास एक कार में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण सेतु पर महाजाम लग गया। जाम अभी वर्तमान में जो है तो गांधी सेतु पर स्कॉर्पियो खराब हो जाने के पता चला है, जो 9 नंबर पर स्कॉर्पियो खराब हो गया है, तो उसी कारण जाम हो गया है। ट्रैफिक इंचार्ज की बात तो आपने सुनी, लेकिन ये कहानी एक दिन की नहीं है। हर दिन पटना से हाजीपुर की तरफ
या फिर हाजीपुर से राजधानी आने वाले लोगों का इस समस्या से सामना आम बात है, भले ही हर दूसरे दिन कारण बदल जाता हो। ओवरटेक हो जाता कर देता है, छोटी वाहन जैसे 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, कार, ये सब ओवरटेक कर देता है, उस कारण भी जाम लग जाता है। दरअसल मरम्मती कार्य को लेकर महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन बंद है। ऐसे में नवनिर्मित पश्चिमी लेन पर ही दोनों छोर से गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। जाहिर है जब तक काम पूरा नहीं होता है ये स्थिति बनी रहेगी। तो फिर सवाल है कि फिलहाल इस समस्या का निदान कैसे हो ताकि मुसाफिरों की परेशानी कम हो। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए बताते हैं कि गांधी सेतु पटना में जाम की वजह क्या है, आखिर क्यों यहां बार बार जाम लग जाता है। दरअसल 6.5 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु 1982 में बना था और इस पुल पर ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव रहता है। पुल पर अक्सर निर्माण कार्य भी चलता रहता है, जिसकी वजह से एक तरफ का लेन बंद रहता है। इस वक्त समानांतर 4 लेन पुल पर भी काम जारी है और उसके कारण से यहां अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। और अब यह समझना जरूरी है कि गांधी सेतु कितना अहम है। आपको बता दें कि गांधी सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सबसे अहम सेतु का काम करता है। इसके अलावा उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाला एक सीधा पुल है। इसके साथ ही कम समय में इस पुल से पटना पहुंचना आसान होता है। जाम से पटना पहुंचने में अधिक दूरी और समय खर्च हो, इसलिए इस पुल को जाम से बचाना बेहद जरूरी है। और गांधी सेतु पर जाम के बाद एक अच्छी खबर है। पटना गांधी सेतु पर आज परिचालन सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से सेतु पर गाड़ियां चल रही हैं। 3 दिनों से सेतु पर जाम लगा हुआ था और जाम लगने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी। मरम्मत के लिए गांधी सेतु का पूर्वी लेन बंद है, पश्चिमी लेन से ही गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। और आज राहत भरी यह खबर है कि अभी फिलहाल गांधी सेतु पर परिचालन सामान्य हो चुका है, गाड़ियां आ जा रही हैं। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर मिलिए स्केटर बॉय तिलक के साम से। I am Tilak Sham from Manipur, based in New Delhi. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक के साम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।